हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। उसी के कंसेप्ट पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी जेई में और अदर पीएसयू में, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो हम देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछता है एसएससी और अदर पीएसयूज़। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप रीड करिए तो देखेंगे कि द स्टील शीट मटेरियल यूज्ड इन द ट्रांसफार्मर कोर हैज़। तो देखिए जब हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, कोर का कंस्ट्रक्शन जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी तो कुछ मैंने मटेरियल आपको बताया हुआ था, सिलिकॉन स्टील बताया हुआ था, सीआरजीओ की बात हमने किया हुआ था। उसी का ये प्रॉपर्टी पूछ रहा है कि अगर हम इस तरीके का कोर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। तो हाई कोर लॉस एंड लो परमिएबिलिटी, लो कोर लॉस एंड लो परमिएबिलिटी, लो कोर लॉस एंड हाई परमिएबिलिटी एंड हाई कोर लॉस एंड हाई परमिएबिलिटी। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या है, 2 तो ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं आपके, क्योंकि देखिए किसी भी अगर कोई भी अगर ट्रांसफार्मर है उसका कोर का मटेरियल का क्या होना चाहिए, लॉसेस कम होना चाहिए, ताकि एनर्जी जो है वो प्राइमरी टू सेकेंडरी क्या हो सके, ईजिली ट्रांसफ़र हो सके थ्रू अ कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। सपोज ये हमारा कोर है तो यहाँ ये हमारा प्राइमरी हो गया, प्राइमरी वाइंडिंग, इस तरफ सेकेंडरी होगा। तो प्राइमरी टू सेकेंडरी जो है वो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र हो सके उसके लिए जो कोर है वो क्या होना चाहिए हमारा, इसमें लॉसेस कम होना चाहिए। और आइडियली हम बात करें तो ये 0 होता है जैसे हम देखे थे, बट आइडियल तो कुछ नहीं होता। आइडियल ट्रांसफार्मर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, बट अगर हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करें तो जो लॉसेस है, कोर लॉस, वो क्या होना चाहिए एज मिनिमम एज पॉसिबल, जिससे क्या हो हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो हमारा लॉसेस क्या होना चाहिए, लॉसेस कम होना चाहिए, जिससे हमारा एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाए और हमारा पावर जो ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सर्किट वो मैक्सिमम हो। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाई कोर लॉस, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा एंड डी ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें हाई कोर लॉसेस हैं। अब देखिए तो इसलिए ऑप्शन हमारा बी और सी बनता है। अब हम परमिएबिलिटी की जैसे हमने बात किया हुआ था, तो परमिएबिलिटी जो है वो हाई होनी चाहिए। अगर आइडियली हम देखेंगे तो आइडियली इन्फिनाइट होना चाहिए, बट इन्फिनाइट नहीं होता है। परमिएबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, क्योंकि देखिए परमिएबिलिटी अगर हाई होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स सेटअप वहाँ पर ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा वहाँ पर फ्लक्स सेटअप होगा तो हमारा जो कॉमन मैग्नेटिक सर्किट से जो हमारा एनर्जी कन्वर्जन है वो मैक्सिमम होगा, जितना ज़्यादा फ्लक्स सेटअप होगा। तो इस क्वेश्चन 1 के लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हमारा हो जाएगा आंसर लो कोर लॉस एंड हाई परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी शुड बी हाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होता है। सी पर क्या हो जाता है हमारा चेन्नई। तो जो भी चेन्नई वाले लोग हैं वहाँ सी मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड क्वेश्चन पे हम देखते हैं। तो देखिए फॉर अ 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर, एक्चुअली ये क्वेश्चन है इसलिए 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर यानी आइडियल केस के बारे में ये बात कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है आइडियल। फिर भी हम क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना है तो देखिए क्या हो जाएगा, फॉर अ 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर द प्राइमरी वाइंडिंग हैज़ 1000 टर्न्स। तो 1000 टर्न्स हो गया, प्राइमरी गिवन है। सेकेंडरी में कितना गिवन है, 100 टर्न्स गिवन है। द सेकेंडरी वाइंडिंग इज 100 टर्न्स। नेक्स्ट देखेंगे तो इफ़ द इनपुट पावर इज़, तो अब देखिए इनपुट पावर कितना दिया हुआ है, 1000 वॉट हम लोगों को मेंशन है। तो इसमें कैलकुलेट क्या करने बोल रहे हैं, पी आउट कैलकुलेट करने बोल रहे हैं। तो देखिए अगर 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर है तो इसका कोई भी लॉसेस नहीं होंगे, यानी कि हमारा जो लॉसेस होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफिशिएंसी हमारा क्या हो जाएगा 100%, उसी को ये एफिशिएंट बोल रहे हैं। तो इस केस में हमारा पी आउट और पी इन जो है वो दोनों सेम होगा, यानी कि 1000 वॉट ही हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। और वैसे भी हमने जब देखा था तो हम इसको क्या बोल रहे थे, तो ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस जो कि ट्रांसफ़र करता है एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट थ्रू अ कॉमन मैग्नेटिक सर्किट, और जिसका आउटपुट और इनपुट पावर क्या होता है, दोनों ही इक्वल होता है। हैंस इट कैन बी कंसिडर एज अ कांस्टेंट पावर डिवाइस एंड कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन थोड़ा सा इनकरेक्ट है, ये 100 नहीं था, ये 1000 है। ये हो जाएगा आंसर बी। इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर बी हो जाता है, 1000 वॉट जो है वो हमारा आउटपुट पावर में मिलेगा। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट
थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कोर इन द ट्रांसफॉर्मर इज। तो पर्पस क्या होता है हमारा कोर हम जब पढ़े थे कंस्ट्रक्शन, तो हमने कुछ इस तरीके का कोर देखा हुआ था। इसमें हमारा वाइंडिंग था कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा कोर था। और ये कोर हमने किसका पढ़ा हुआ था, सिलिकॉन स्टील का भी होता है एंड CRGO का भी होता है। तो ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है, मैग्नेटिक कॉमन मैग्नेटिक सर्किट एक कोर में जो है वाइंडिंग किया जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। इस कोर की ज़रूरत क्या पड़ती है? देखिए, क्या ऐसा हमने पढ़ा था कि डिक्रीज द आयरन लॉसेज? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था कि आयरन लॉसेज को कम करने के लिए हम कोर यूज़ करते हैं, नहीं। सेकंड, प्रिवेंट द एडी करंट लॉसेस, ऐसा भी कुछ नहीं पढ़े थे हम, क्योंकि एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि थिन स्टैक ऑफ लेमिनेशन को यूज़ करते हैं, यानी कि थिकनेस जो लेमिनेशन का वो हम कम रखते हैं। एलिमिनेट द मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन ऐड करते हैं। तो ये ऑप्शन तो नहीं हुआ, हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन, डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। तो जब हम रिलक्टेंस देख रहे थे, तो रिलक्टेंस हम देखे थे क्या होना चाहिए मैग्नेटिक सर्किट के लिए, कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि जो फ्लक्स होता है फाई वो क्या होता है, MMF अपॉन रिलक्टेंस होता है। अगर इस फॉर्मूले की हम बात करेंगे तो देखिए, रिलक्टेंस अगर जितना ज़्यादा मिनिमम होगा उतना ही ज़्यादा हमारा फ्लक्स सेटअप हाई होगा, और जितना ज़्यादा फ्लक्स सेटअप हाई होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी कन्वर्जन मैक्सिमम होगा। तो एक सर्किट से दूसरे सर्किट जो है वो ईजिली जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी कन्वर्जन होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर बनता है डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ कॉमन मैग्नेटिक सर्किट, यानी कि रिलक्टेंस जो है वो मिनिमम होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसलिए हमें कोर की रिक्वायरमेंट होती है, और वो भी कैसा कोर होना चाहिए, आइदर सिलिकॉन स्टील का होना चाहिए और CRGO का होना चाहिए। अगर बेस्ट मटेरियल देखा जाए तो CRGO होता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन सिलिकॉन ओरिएंटेड स्टील। ये हो जाएगा 3 के लिए आंसर हमारा हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, रीड करिए। देखिए, तो इस तरीके का देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल जो है वो क्वेश्चन सेम ही रिपीट होता है, सिर्फ आपको डेटा चेंज करने वाला है। अदरवाइज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते जाएंगे कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, जिससे कि आपका पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उससे रिलेटेड जो भी हम MCQs क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियसली, सिर्फ SSC में ही नहीं और भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में, वो सब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम मूव करेंगे। आप नोट्स बना करके क्वेश्चन नोट करिए एंड प्रॉपरली आप क्या करिए, क्वेश्चन को एनालिसिस करिए। फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू। देखिए, जब हम पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एंड टर्न रेशियो, तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा हुआ था, हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मर रेशियो किसी भी ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या होता था, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की हम बात जब किए थे, इसको हम डिनोट करते थे कैपिटल K से। एंड अगर मैं टर्न रेशियो जब देखूंगी तो टर्न रेशियो क्या हो जा रहा था हमारा, स्मॉल n से डिनोट किया जाता है टर्न रेशियो को। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो K होता था वो हमारा हो जाता था V2/V1 इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू I1/I2। ये हो जाता था हमारा टर्न रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और इसको E2/E1 इंड्यूस्ड EMF के टर्म्स में भी मैं लिख सकती हूँ। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगर टर्न रेशियो ये क्वेश्चन में पूछते तो ये हो जाता V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2 इज इक्वल टू I2/I1 इज इक्वल टू E1/E2। ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब ऑप्शन आप रीड करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन जो है वो फिट बैठता है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है प्राइमरी टर्न्स टू सेकेंडरी टर्न। प्राइमरी टर्न्स टू सेकेंडरी टर्न यानी कि ये टर्न रेशियो की बात कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है, अगर टर्न रेशियो पूछता तो ये ऑप्शन होता। सेकेंडरी करंट टू द प्राइमरी करंट, ये देखिए सेकेंडरी करंट है, ये प्राइमरी करंट है, तो इस केस में भी ये टर्न रेशियो ही पूछ रहा है।
थर्ड ऑप्शन देखते हैं, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी देखिए सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ है डिवाइडेड बाय प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये हमारा जो है वो टर्न रेशियो के हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड डी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो डी प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ टू सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगेन ये टर्न रेशियो की बात कर रहा है। तो ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एंड टर्न रेशियो का डिफरेंस। और एक हम बात देख सकते हैं कि जब भी हमारा क्या हो जाएगा N2 ग्रेटर है N1 से, और एक केस बनेगा N1 ग्रेटर देन N2, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी इज हायर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, तो इसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। एंड अगर ये N1 ग्रेटर होगा तो ये हो जाएगा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ये हो गया हमारा 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। 5th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए, इन अ ट्रांसफॉर्मर द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी इज सेकेंडरी वाइंडिंग इज 9:4। 9:4 हमारा क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। इफ़ द, ये टर्न होगा यहाँ पर, इफ़ द इनपुट पावर इज P, अगर इनपुट पावर की वैल्यू P दी हुई है, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ P आउटपुट टू P इनपुट। तो रेशियो पूछ रहा है कि अगर इनपुट पावर P दिया हुआ है तो फ्रेंड्स आउटपुट पावर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, 4:9, 9:4, 5:4 एंड 1:1। तो जब हम ट्रांसफार्मर का प्रॉपर्टी देख रहे थे तो ट्रांसफार्मर में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था कि ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस, सेकेंड ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट पावर डिवाइस एंड ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। तो ये सब सारी चीज़ें क्या होती है हमारे ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट होती है। एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो एनर्जी कन्वर्जन होता है, फ्लक्स भी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एंड पावर भी हमारा कांस्टेंट होता है। जितना ही इनपुट पावर है उतना ही इनपुट में उतना ही आउटपुट में हमारा ट्रांसफ़र होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इनपुट पावर अगर P है तो हमारा आउटपुट पावर भी क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो यहाँ पर इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, तो दोनों का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 1:1, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी लॉसेस नहीं होगा, तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो 6th क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की ये बात कर लिया है। द नो लोड प्राइमरी करंट I0, अब ये 4 ऑप्शन दे दिया है, बोल रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए जब हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे थे तो कुछ हमने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ था ट्रांसफॉर्मर का। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में हमारा क्या हो जाता है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस 0 होता है, जिसकी वजह से हमारा जो IR ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है, वो क्या हो जा रहा था, हमारा 0 हो जा रहा था। आइडियल की बात कर रहे हैं, एक्चुअली कुछ ना कुछ वाइंडिंग रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता ही है और कुछ लॉस होते हैं, क्योंकि 100% एफिशिएंसी जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। और ये सेकंड जो है वो लीनियर मैग्नेटाइजेशन कर्व हो जाता है, वो कहीं भी सैचुरेशन नहीं आएगा। थर्ड जो हम पढ़ रहे थे वो क्या हो जा रहा था, इन्फानाइट परमिएबिलिटी इन्फानाइट थी। अगर परमिएबिलिटी इन्फिनाइट थी तो इसका लीकेज फ्लक्स हमारा क्या हो जा रहा था, लीकेज फ्लक्स जो है वो हो जाना चाहिए 0, लेकिन एक्चुअली ये होता नहीं है, कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहता ही है। ये हो गया आइडियल ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी। अब हम कुछ फेजर डायग्राम देखे थे जब हम आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे, तो फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके का था। ये हमने क्या लिया था, ये हमने फ्लक्स लिया था रेफरेंस, एंड हमारा जो आई म्यू था वो इस यहीं पर आ रहा था, आई म्यू जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ I0 था, एक्साइटिंग जो करंट था उसका ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट था। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा IW जो है वो 0 हो जाएगा, कोर लॉस कंपोनेंट जो रेजिस्टेंस में अकर हो रहा था वो तो 0 हो गया। तो ये हो गया आई म्यू, एंड यही हमारा क्या हो जाएगा, I0 हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे थे कि ये V1 वोल्टेज V1 आ रहा था, और इसी का जो है माइनस ऑफ E1 आ रहा था, V1 के बराबर। नेक्स्ट डाउनवर्ड हम जब देख रहे थे तो ये E1 हो रहा था, एंड ये हो जा रहा था E2। E1 क्या था हमारा प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF, और E2 जो है हमारा सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF होता है। V1 जो है वो हमारा प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज जो हम एक्चुअली प्राइमरी में अप्लाई करते हैं वो होता है। तो कुछ इस तरीके का हमारा क्या हो रहा था, आइडियल ट्रांसफार्मर में फेजर डायग्राम हो रहा था। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जो नो लोड प्राइमरी करंट I0 है, ये I0 के बारे में ये बात कर रहा है क्वेश्चन में।
वो उसका पूछ रहे रिलेशन V1 से। तो देखिए V1 से ये क्या कर रहा है, ये अगर V1 यहाँ पर है तो जब हम क्लॉकवाइज इसे रोटेट करेंगे तो इस एक्सिस में हमारा क्या आ रहा है, I नॉट आ रहा है, जो कि 90 डिग्री लैग है। देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन हम लेते हैं 90 डिग्री लैगिंग के लिए लेते हैं, तो ये हो जाएगा V1 अगर यहाँ है तो I नॉट यहाँ हो जाएगा, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का लैगिंग नेचर आ जाएगा, यानी कि I नॉट लैग कर रहा है V1 से बाई एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो देखिए फेस में तो है नहीं, इन फेस ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि लीड नहीं कर रहा है, लैग कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, लेग्स V1 बाई बिहाइंड बाई 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। तो इसके लिए ऑप्शन डी होगा, 90 डिग्री लैग करता है हमारा नो लोड प्राइमरी करंट। नेक्स्ट हम 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है, व्हेन द टर्न रेशियो ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज़ 1/20, ये हमारा टर्न रेशियो गिवन है एंड प्राइमरी AC वोल्टेज हम लोगों को गिवन है 12 वोल्ट। तो सेकेंडरी वोल्ट की बात करें, यानी यहाँ पर हम लोगों को V1 कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है, एंड V2 कितना दिया हुआ है हमारा, V2 हम लोगों को कैलकुलेट करना है। और क्या डेटा गिवन है, यहाँ से टर्न रेशियो गिवन है, यानी कि स्मॉल n इज इक्वल टू N1/N2 की वैल्यू हम लोगों को गिवन है, ये हो जाएगा 1/20। यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, V2/V1 इज इक्वल टू N2/N1। अब यहाँ से देखिए V1 तो आपको नोन है, यहाँ से N2/N1 भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से N2/N1 कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। जस्ट आप अपोजिट कर दीजिए, इसको रेसिप्रोकल ले लीजिए तो 20 हो जाएगा। अब आपको V1 पता है तो V2 कितना हो जाएगा, 12 × 20 इज इक्वल टू 240 वोल्ट इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर 240 वोल्ट होगा। तो देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन जो है वो SSC पूछता है, बिल्कुल सिंपल सा आपको न्यूमेरिकल देगा। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस मीन्स, नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस मीन्स, यानी कि वाइंडिंग का अगर कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं होगा उसके कहने का मतलब क्या है, उससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम आइडियल ट्रांसफार्मर यहाँ देख रहे थे अभी, तो उसमें हम देखे थे कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑन आइदर साइड, यानी कि प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड भी कोई रेजिस्टेंस नहीं था, यानी R इज इक्वल टू हमारा क्या था, 0 था इन केस ऑफ आइडियल। सिर्फ ये आइडियल में ही पॉसिबल है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो ओमिक रेजिस्टेंस R0 है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप भी हम लोगों का 0 हो जाएगा, रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप। और हम क्या बोल सकते हैं, आयरन लॉसेस भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कोई भी लॉसेस यहाँ पर नहीं आएगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें R इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग हैज़ कांस्टेंट रेजिस्टेंस, तो ये नो रेजिस्टेंस का मतलब तो नहीं हुआ कांस्टेंट, तो गलत हो गया ऑप्शन। सेकेंडरी वाइंडिंग हैज़ कांस्टेंट रेजिस्टेंस, R2 इज इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट बोल रहा है, ये भी गलत हो गया हमारा। एंड नो ओमिक रेजिस्टेंस, तो ये C जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हम डी ऑप्शन की भी बात कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप। अगर ये 0 रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप रहता तो ये ये ऑप्शन सही रहता, लेकिन यहाँ पर इन्फिनाइट बोल रहा है, तो इन्फिनाइट तो रेजिस्टेंस ड्रॉप हो ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।